हाय गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए लेकर के आए हैं जो यूपीपीसीएल में TG2 की तैयारी में लगे हुए हैं। और यह टॉपिक भारतीय विद्युत अधिनियम इतना महत्वपूर्ण है कि जब जब यूपीपीसीएल की TG2 की परीक्षाएं हुई हैं तो इस टॉपिक से कई प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज हम उन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हैं जो आपकी परीक्षाओं में आने की बहुत ही प्रबल संभावना रखते हैं। इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण MCQs और वन लाइनर प्रश्न मिलेंगे देखने को, और आपको यहाँ से परीक्षा में अवश्य प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप यह वीडियो पूरा जरूर देखिए और चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने, IE रूल भारतीय विद्युत अधिनियम का भारत में गृह विद्युत की आपूर्ति के लिए निर्धारित आवृत्ति क्या है। जो अपने घरों में जो बिजली हम यूज करते हैं उसका जो मानक क्या है आवृत्ति का, तो वो है आपका 50 हर्ट्ज की आवृत्ति की सप्लाई आपूर्ति की जाती है। तो यहाँ विकल्प सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, IE नियम के अनुसार एक विद्युत उप परिपथ में जुड़ी लाइट एवं पंखे पॉइंट की संख्या किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। IE नियम के अनुसार किसी विद्युत उप परिपथ में लाइट एवं पंखे के अधिकतम जो बिंदु होते हैं या पॉइंट होते हैं वो होते हैं 10, इससे अधिक नहीं हो सकते। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि किसी भवन में 2.4 किलोवाट भार के रूप में वायरिंग की जाती है तो 240 वोल्ट आपूर्ति प्रणाली के लिए भू संपर्क के लिए अनुमेय अवरोधन प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ अनुमेय प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपका पावर दिया गया है जिससे किलोवाट में दिया है, इसे वाट में बनाएंगे तो 1000 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाट बन जाएगा। और ये वोल्ट दिया गया है तो एक फार्मूला होता है P बराबर VI। अगर इसे आप हल करते हैं, इसमें से I की वैल्यू निकालते हैं आप, तो आपका फार्मूला बनेगा P अपॉन V। तो P की वैल्यू यहाँ पे कितनी है वाट में, देखिए 2.4 गुणा 1000 बट्टे V की वैल्यू 240। इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ पे तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा क्योंकि पॉइंट का एक अंक है। 2 जीरो से आप 2 जीरो यहाँ काट सकते हैं, 24 से 24 काट सकते हैं, केवल 10 बचेगा। यानी कि जो I की वैल्यू है वो आपकी 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10 एम्पियर। अब आपको निकालना है यहाँ पर क्या, लीकेज करंट। ये I लीकेज जब निकालेंगे आप तो वो आपका होगा, जितना भी करंट रहता है उसका 1/5000वां भाग होता है। कितना होता है, 5000 भाग। अब आप इसे हल करेंगे तो एक ये मानिए ये 3 जीरो को आप अलग रखिए, 5 से इसे काटेंगे तो 2 बार कटेगा। कितने बार कटेगा, 2 बार। तो अब हमें 3 अंक बाद पॉइंट लगाना है। ये जो 3 जीरो हैं उनका मतलब 3 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 002। ये आपका I लीकेज हो जाएगा, यानी कि जो करंट लीकेज होगा वो आपका यहाँ निकल आया 0.002। अब आपका जो है I निकाल लिया आपने लीकेज में 0.002। अब आप निकाल लीजिए यहाँ पे वोल्टेज दिया है तो इसका अवरोधन कितना होगा। R के लिए जो फॉर्मूला होता है V/IL, ये होता है फॉर्मूला। आप यहाँ V की वैल्यू 240 लगा दीजिए बट्टे IL की वैल्यू 0.002। अब यहाँ 3 पॉइंट हैं आपके, दशमलव के 3 अंक हैं तो इसे हटाएंगे तो 3 जीरो ऊपर लगा देंगे इस तरह से। और 2 से जब काटेंगे 24 को तो ये कटेगा आपका 12 बार। और कितने जीरो हैं इस पे, 4 जीरो हैं। तो ये आपका आ गया। इसे आप मेगा ओम में बना लीजिए तो जो आपका आ गया
इतना आ गया ओम में। अगर इसे मेगा ओम बनाएंगे तो इसमें 10⁶ से डिवाइड कर देते हैं। तो अब जब 10⁶ से डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये आपका बन जाएगा 0.12 मेगा ओम। ये आपका आ गया अनुमेय अवरोधन प्रतिरोध। तो यहाँ ऑप्शन में 0.12 जहाँ भी होगा उसे आप यहाँ क्लिक कर देंगे, यानी ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी आधार पे आपका एक प्रश्न और है, इसे देख सकते हैं आप। एक इमारत में विशिष्ट वायरिंग के लिए पूर्ण भार धारा 7.5 एम्पियर है। तो इसकी आई लीकेज निकालेंगे तो इसमें आप 5000 का भाग कर देंगे 7.5 में, 5000 का डिवाइड कर दीजिए और जो आपका बनेगा, मान लीजिए हम केवल 5 से पहले डिवाइड कर रहे हैं इसमें, तो 5 एकम 5, 2 बचेंगे और 5 25। तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा, इसमें ये आ जाएगा 5 का भाग करेंगे 7.5 में, लेकिन यहाँ 3 जीरो और हैं तो ये 0.3 अंक पीछे आ जाएगा। तो एक तो यही अंक हो जाएगा, 2 3 और यहाँ पॉइंट लगेगा। इसे हम लिख सकते हैं 0.0015, 0.0015। ये आपका आई लीकेज हो गया। अब इसमें आपको निकालना है आर। तो आर के लिए क्या बताया था फॉर्मूला मैंने आपको, वोल्टेज आपका 240 है अपॉन 0.0015। इसे अब आप हल कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 160,000। अब इसे आप फिर से मेगा ओम बनाएंगे तो 6 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, ये आपका ओम में आंसर आएगा। तो आर जो होगा आपका वो बन जाएगा 0.16 मेगा ओम। तो आपका यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। यहाँ थोड़ा ऑप्शन में लिखना भूल गए हैं कि ये आपका जो इसका यूनिट है मेगा ओम है। तो यहाँ आपका जो आंसर हो जाएगा पहला वाला 0.16 मेगा ओम। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, IS कोड के अनुसार सामान्य तौर पर भूमिगत तार का रंग क्या होगा। जो भूमिगत तार होते हैं उसका रंग आपको बताना है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन दिया इन्होंने लाल, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको हरा, तीसरा ऑप्शन दिया है पीला और चौथा ऑप्शन दिया है काला। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो हरा वाला सही हो जाएगा। जो सामान्य तौर पर भूमिगत तार जो होता है वो हरा होता है, जिसे अर्थ वायर कहते हैं। प्रकाश परिपथ के लिए एल्यूमीनियम केबल का न्यूनतम अनुमत आकार क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है 1.1 स्क्वायर mm और ऑप्शन बी 1.5 स्क्वायर mm, 2.4 स्क्वायर mm और 3.6 स्क्वायर mm। तो यहाँ आप देख रहे होंगे जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1.5 स्क्वायर mm, ये आपका एल्यूमिनियम केबल के लिए होना चाहिए जो लाइट एंड फैन में यूज होता है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, IE नियमों के अनुसार टर्मिनल वोल्टेज खाली जगह श्रेणी के भीतर होना चाहिए यदि नाम मात्र वोल्टेज आपका 240 है। तो कितना होना चाहिए वो आपको बताना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है, पहला वो दिया है 225 वोल्ट से 255 वोल्ट, या 228 से 252 वोल्ट, या 220 से 260 वोल्ट, या 215 से 265 वोल्ट। तो यहाँ आपका जो 228 से 252 वोल्ट दिया, ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, ये वाला सही है यहाँ पर। तो अगला प्रश्न है आपके लिए, IE नियमों 1956 के अनुसार लो वोल्टेज वह होता है जहां वोल्टेज खाली जगह से अधिक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 650 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 550 वोल्ट, या 250 या 350। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया है सी 250 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए, तो वो लो वोल्टेज की कैटेगरी में आता है।
अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, विद्युत नियमानुसार घरेलू वायरिंग में विद्युत रोधी अनुपात कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा है आपका 100 प्रति परिपथ में बिंदुओं की संख्या 4 गुनी, या 100 प्रति परिपथ में बिंदुओं की संख्या होनी चाहिए, या 50 प्रति परिपथ में बिंदुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए, या 50 प्रति परिपथ में बिंदुओं की संख्या दोगुनी होनी चाहिए। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है चौथा, 50 प्रति परिपथ में बिंदुओं की संख्या दोगुनी होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर सही रहता है। अब इसके बाद कुछ वन लाइन वाले कुछ फैक्ट हैं, उन्हें आप देख लीजिए यहाँ पर। तो देखिए, पहला दिया गया है, मेन स्विच बोर्ड वायरिंग में फर्श से कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जो घरों में मेन स्विच बोर्ड लगाना है तो वो फर्श से कितनी ऊंचाई पे वायरिंग लगानी है, तो मेन स्विच बोर्ड की वो कितनी ऊंची होनी चाहिए आपके फर्श से, तो वो होनी चाहिए जो मानक है आपका आईई रूल्स के अनुसार, वह है आपका 1.3 मीटर से 1.5 मीटर तक हो सकती है। इस रेंज में आप वायरिंग कर सकते हैं मेन स्विच बोर्ड की। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, आईई रूल के अनुसार घरेलू वायरिंग फर्श से कितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ घरेलू वायरिंग की बात की, या मेन स्विच बोर्ड की बात की थी। अब आती है केवल घरेलू वायरिंग फर्श से कितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए आपकी 3.5 मीटर ऊंचाई पर होनी चाहिए। तो अगला देखिए क्या फैक्ट है, फ्यूज वायर किसका संगठन होता है। ये कई बार प्रश्न आया भी है, जो फ्यूज वायर जो बनाया जाता है उसमें क्या क्या मिला होता है। तो 60% लेड होता है और 40% टिन होता है, जिसके मिश्रण से आपका फ्यूज वायर बनाया जाता है। अगला देखिए, कोल्ड स्टोरेज में कौन सी वायरिंग की जाती है, तो वहाँ बैटन वायरिंग की जाती है। इन फैक्ट को आप अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अवश्य यहाँ से देखने को मिलेगा आपको। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। तो जहाँ भी इंसुलेशन चेक करना होता है या रेजिस्टेंस चेक करना होता है, तो वहाँ मेगर का प्रयोग किया जाता है। मेगर के द्वारा मेगा ओम में आपका रेजिस्टेंस ज्ञात किया जाता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने अगला है, आईई रूल 1956 के अनुसार नई स्थापना के लिए निम्न में क्या टेस्ट किए जाते हैं। जो नई स्थापना जहाँ भी की जाती है वहाँ का हमें अर्थ का रेजिस्टेंस चेक करना होता है, अर्थ रेजिस्टेंस कितना है, तो अर्थिंग टेस्ट करना होता है हमें। तो ये आपका ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन तो नहीं है, केवल उसके डायरेक्ट आंसर दिए गए हैं जिससे आप उन्हें याद कर सकें। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रकाश पंखा परिपथ में कितने mm² का तार प्रयोग में लाना चाहिए। तो प्रकाश पंखा के लिए हमने आपको पहले ही बताया था कि 1.5 mm² का आपको लगाना होता है, 1.5 mm²। अगला है आपके सामने अध्ययन, देखिए थोड़ा यहाँ इस मिस्टेक लिखने में अध्ययन कर दिया, तो यहाँ अध्ययन कक्ष व रसोई घर में कितने एम्पियर के सॉकेट लगाए जाते हैं। तो 5 एम्पियर के सॉकेट लगाए जाते हैं यहाँ पर। अगला है आपके सामने, घरेलू वायरिंग में बैटन पर लगे क्लिपों को दूरी खाली जगह से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो क्लिपों की जो दूरी होती है वो अधिकतम कितनी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए आईई रूल्स के अनुसार। तो वो है 10 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने, सर्किट में जब धारा बह रही हो तो कुल वोल्टेज ड्रॉप कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। और एक और प्रश्न मैंने आपको देखिए बताया था, जो आई लीकेज होता है वो फुल लोड करंट से अगर 5000 का भाग कर देते हैं तो आपका आई लीकेज निकल आता है। इससे ज़्यादा आपका करंट लीकेज नहीं होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है कि आई लीकेज का और फुल लोड करंट का क्या संबंध है। तो ये तो आपका फुल लोड करंट हो जाता है ये वाला, और आई लीकेज
अगर ऐसे लिखा जाए तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आज कल के नियम IE रूल के अनुसार 3 फेज मोटर को अर्थ करना जरूरी है। जो 3 फेज मोटर होती है उसको अर्थ करना होता है तो हमें डबल अर्थ करना होता है, तो डबल अर्थ व्यवस्था में उसे हमें करना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, IE रूल के अनुसार हम कितने एम्पियर के फ्यूज सर्किट में 8 पॉइंट तक ले सकते हैं। यानी कि हमें ऐसे सर्किट की बात कर रहे हैं जहां 8 पॉइंट लेते हैं, तो वहां हम कितने एम्पियर का फ्यूज प्रयोग करेंगे, तो वहां 5 एम्पियर का फ्यूज प्रयोग करेंगे हम। अगला प्रश्न है आपके सामने, 15 एम्पियर फ्यूज के सर्किट से IE रूल के अनुसार कितने पावर प्लग ले सकते हैं। जो 15 एम्पियर फ्यूज है तो उसमें हम जो 100 लेंगे, कितने पावर प्लग ले सकते हैं, तो कितने ले पाएंगे। 15 एम्पियर के लिए केवल 2 ले पाएंगे, उससे कितने, 2। अगला है, नवी वाले स्थान की वायरिंग करते हैं। सॉरी देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ शब्द है नमी। जहाँ पर नमी है उस जगह आप वायरिंग कौन सी करेंगे, तो यहाँ कई ऑप्शन है। देखिए, बैटन वायरिंग भी कर सकते हैं, CTS और PVC तारों से भी आप वहाँ पे वायरिंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, सब स्टेशन से उपभोक्ता को कौन सी मानक सप्लाई दी जाती है। तो सब स्टेशन से जो होता है मानक, वो 415 से 240 वोल्ट वाला होता है, ये इसी मानक पर सप्लाई दी जाती है। अब देखिए अगला प्रश्न है, कौन सी प्रणाली वायरिंग घरों में प्रयुक्त की जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रकाश के लिए कौन सॉकेट आउटलेट प्रयोग किया जाता है। तो यानी यहाँ 3 पिन 5 एम्पियर वाला जो प्रकाश के लिए सॉकेट आउटलेट होता है वो 5 एम्पियर का आपका होना चाहिए और 3 पिन वाला होना चाहिए। HRC फ्यूज को क्या कहते हैं, तो उसकी फुल फॉर्म होती है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है। ये कई बार एग्जाम में आया भी है, इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। अगला है आपका, एक अच्छे फ्यूज में कौन से गुण होना चाहिए। तो अधिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कम गलनांक होना चाहिए। धारा का मान कितना होगा जिसके लिए मनुष्य के शरीर में प्रवाहित होने पर मृत्यु लगभग निश्चित हो। यानी कि धारा का वह कितना मान है जिससे कि अगर वो शरीर में एंटर हो जाए तो लगभग मृत्यु निश्चित है। तो 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो जाए शरीर के अंदर, तो मान लीजिए आदमी उसकी मृत्यु निश्चित हो सकती है। अगला प्रश्न है, घर की वायरिंग में चालक तार और अर्थ तार के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होता है। तो 3 मेगा ओम होता है। घर की जो वायरिंग में चालक तार और अर्थ तार के बीच में इंसुलेशन कम से कम 3 मेगा ओम होना चाहिए। फ्यूज का कार्य किसी विद्युत सर्किट में होता है। देखिए अब फ्यूज में कई प्रश्न बनते हैं। देखिए यहाँ विद्युत सर्किट की बात की है, तो केवल विद्युत सर्किट की बात की है तो वो मानिए जो केबल होती है उसके इंसुलेशन को बचाने के लिए प्रयोग करेंगे विद्युत सर्किट में। अगर यही प्रश्न आपको बदल दे कि फ्यूज का कार्य हम घरों में क्यों लगाते हैं, सेफ्टी पर्पज से हैं, तो वहाँ आपका आंसर बदल जाएगा। तो यहाँ केवल विद्युत सर्किट की बात की है, तो विद्युत सर्किट में आप क्या प्रयोग करेंगे, केवल इंसुलेशन को बचाने के लिए। विद्युत सर्किट में केवल इंसुलेशन बचाने के लिए हम उसे फ्यूज को लगाते हैं। विद्युत सर्किट में कॉपर तथा एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं क्योंकि इनका जो है विद्युत के ये अच्छे चालक होते हैं, इसलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, IE रूल्स के अनुसार किसी भी संस्थापन में लीकेज करंट कुल करंट का कितना हिस्सा होता है। ये मैंने आपको बता दिया है, आप इस पर न्यूमेरिकल भी मैंने आपको बता दिया है कि कितना होता है। तो ये होता है आपका 1/5000वां भाग आपका लीकेज करंट हो सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, विद्युत ऊर्जा की खपत का मूल्यांकन के लिए
उपभोक्ता के पास कौन सा मीटर लगाते हैं, तो वो आप जानते हैं kWh में उनकी यूनिट मापी जाती है, तो kWh मीटर बोला जाता है वो। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। फ्यूज वायर के लिए लोहा प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि उसका गलनांक उच्च होता है, वह आपके सर्किट को ब्रेक नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे अधिक से अधिक टेम्परेचर चाहिए और इतने टेम्परेचर पर जब वो मेल्ट होगा तब तक वो आपकी वायरिंग को भी एक इंसुलेशन को भी ख़राब कर सकता है। इसलिए हमें लोहे का जो है फ्यूज नहीं बनाते, इसलिए कि उसका गलनांक उच्च होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, छत के पंखे के ब्लेड्स तथा फर्श के बीच न्यूनतम और अधिकतम अंतर रखना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया भी है। छत के पंखे के ब्लेड्स जो फैन के जो ब्लेड्स होते हैं उससे ब्लेड से आपकी ऊंचाई नापेंगे फर्श की, तो कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी रखनी चाहिए, तो उसका आंसर है न्यूनतम 2.4 मीटर, अधिकतम 3 मीटर, इतनी होनी चाहिए। भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार प्रत्येक उप परिपथ में खाली जगह से अधिक लोड संयुक्त तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ है आपका ऑप्शन दिए गए हैं 400 वाट या 600 वाट या 800 वाट या 1000 वाट। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी 800 वाट। कितना? 800 वाट। लेकिन अगर यहीं पर एक ये बात बोलते कि उप परिपथ है यहाँ पर ये, लेकिन पावर उप परिपथ हो तो वहाँ पर आपको 3 किलोवाट तक का लोड संयुक्त कर सकते हैं। 3 किलोवाट तक का लोड संयुक्त कर सकते हैं पावर उप परिपथ के लिए। ये आपका केवल उप परिपथ है, तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। चलते हैं अगले अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, ये आपके लिए, इसके बाद फिनिश। तो अगला प्रश्न आपके लिए, विद्युत अधिनियम के अनुसार कोई भी सर्विस लाइन किस स्थान पर ट्रिप नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन ए रोधी यानी इंसुलेटर के निकट, या मध्य में, या प्रारंभ में, या छोर पर। तो हमेशा ये नोट कर लीजिए, जो आईई रूल हैं उसके अनुसार सर्विस लाइन आपकी मध्य में ट्रिप नहीं होनी चाहिए, मध्य में ट्रिप नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये था आज का वीडियो, और इसका अच्छे पॉइंट हैं, इन सबको आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न काफ़ी आते हैं। अच्छे मैंने मेहनत करके आपके लिए प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।